कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपना आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी में लगे होंगे, ठीक है? तो इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम जो है आप लोगों के 2 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में जो होने वाला है, उसी के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो कि 100% आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाले प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ, ठीक है? सेम टू सेम प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में छपने को जो है तैयार है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं क्योंकि इसमें जितने भी मैंने प्रश्नों को लिया है, जो आपके रीजनिंग है, जीके, जीएस है, मैथ है, ये सारे ही आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने प्रश्न को बनाया है और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हुए इन सारे ही टॉपिक को मैंने उठाया हुआ है, ठीक है? तो अच्छे तरीके से इस क्लास को समझ लीजिएगा। आप लोगों का जो है यहाँ पे सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि देखिए इस तरीके के क्लास डेली आप लोगों को प्रोवाइड होता है सुबह के 7 AM पे, ठीक है? ये क्लास सुबह में रखा गया है और एक और क्लास आप लोगों को मिलेगा जो है शाम में 4 PM पे और एक क्लास मिलेगा 8 PM पे। तो 3 क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड हो रहा है आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो जिनका भी एग्ज़ाम है इन तीनों क्लासों को अगर देख लेते हैं, 3 से 4 दिन आपके पास समय अभी भी है एग्ज़ाम डेट से पहले, तो आप लोग कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में अच्छा स्कोर, ठीक है? चलिएगा पहला प्रश्न आपके सामने, पहले रीजनिंग के सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। उस विकल्प का चयन करें जो खाली स्थानों में भरा जाए और श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है? आप लोगों को वो बताना है जो श्रृंखला को पूरा करेगा, मतलब यहाँ पे संख्या नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या होने वाली है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। श्रृंखला से रिलेटेड आपके एग्जाम हॉल में 2 ठो प्रश्न देगा, ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, आपके बेहतर स्कोर तो ही बन सकते हैं, ठीक है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि 2 से 5 हुआ यानी कि प्लस का 3 किया हो गया, 5 से 10 यानी कि प्लस का यहाँ पे 5 किया हो गया, 10 से 17 यानी कि प्लस का 7, यहाँ पे 17 से 26 यानी कि प्लस का 9, इसके आगे जाएंगे 37 लिखा है तो ये आपके 7 और 4 11 हो जाएगा। इसके आगे अगर हम देख लेते हैं तो कितना होगा, ये अब हम लोगों को पता करना पड़ेगा। 3 जोड़ा है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, तो यहाँ पे हम लोग कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ से 2-2 का जो है यहाँ पे डिफरेंस है। तो 37 और 13 अगर जोड़ देते हैं तो 37 13 यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, 13 के बाद से 15 जोड़िएगा 65, उसके बाद 17, उसके बाद से 19। तो इस तरीके से आपका उत्तर जो बना है 50 बना है और 50 जो है बिल्कुल राइट उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जिन्होंने भी सी बताया है उनका बिल्कुल ही राइट उत्तर है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। और एक बात बता दूं कि जैसे कि आप लोगों के ऑल सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ मैंने तैयार किया है, ठीक है? ऑल सब्जेक्ट जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस में मैंने इस पीडीएफ को जो है बनाया हुआ है। और देखिए ये पीडीएफ अगर आप पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जो है सिलेक्शन 100% होगा क्योंकि जो आपका ये पीडीएफ है इसकी खासियत ये है कि मैंने इसमें जो है आप लोगों के जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न बनाए हैं, वो सारे ही प्रश्न यूनिक हैं और आप लोगों के अलग से मैंने प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न दिए हैं इसमें, ठीक है? एक प्रीवियस ईयर का भी इसमें मैंने फ़ोल्डर बनाया है जिसमें आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल में जो है पेपर हुआ है, जो प्रीवियस ईयर के उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा जो है इसमें खासियत ये है कि करंट अफेयर, जीके, ये भी मैंने इंक्लूड कर दिया है ताकि ये जो है बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है आपके एग्जाम में। और मैथ, रीजनिंग ये भी है आप लोग के, और मॉडल सेट भी है, ठीक है? मॉडल
जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे जो है 120 क्वेश्चन, उसी तरीके से मैंने बनाया हुआ है, जिसमें 35 मैथ, 35 रीजनिंग, 50 जीके जीएस। तो इस तरीके के 10 मॉडल सेट भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसको यदि आप लेना चाहते हैं तो मात्र इसका प्राइस मैंने 40 रुपया रखा है, बहुत कम प्राइस रखा गया है। आप लोग इसको समझ सकते हैं, बहुत मिनिमम प्राइस में ये आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। इतने में कोई भी यूट्यूब पर नहीं देगा ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो जिनको भी लेना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कर लीजिएगा और आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास आधा घंटा भी समय बचा हुआ है तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। इससे एक भी बाहर नहीं आएगा, ये आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 18 को लिखा है, यहाँ पे 323, तो 38 को जो है यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यही हम लोगों को यहाँ पे पता करना है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि 18 का जो है देखिएगा, अगर वर्ग कीजिएगा 18 का वर्ग, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से याद होगा, ये होता है 324, और इसमें से एक माइनस करके लिख दिया है 323, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, 38 लिखा है, इसका वर्ग करके एक घटा दीजिए। 38 का वर्ग कितना होता है, तो देखिए ये 38 के अंत में कितना है, 8 है, ठीक है। अगर 38 में 38 से गुणा करेंगे, 8 8 64 के 4 हमारा इकाई अंक आएगा, और इसमें से एक घटा देंगे तो इकाई का अंक अब 3 हो जाएगा। और 3 देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, केवल जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दिए गए प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को बताना है, कि मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकेंड का समय है, इसको जो है जरूर आप लोग कवर कीजिए हर एक प्रश्न को, ठीक है। और एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका एग्जाम किस तिथि को है, ठीक है। एग्जाम डेट सभी को मालूम हो चुका है, ठीक है। जिन्होंने भी नहीं चेक किया है जरूर चेक कर लीजिए, और आप लोग बताइए कि किसका किस दिन एग्जाम है, ताकि हम लोग उस दिन के लिए रामबाण प्रश्नों को लाएं, ठीक है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे लिखा है 37, यहाँ पे 26, यहाँ पे क्या, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तो काफी बड़ी संख्या लिखा है, ठीक है। और इधर छोटी संख्या, तो इसके अंकों को जोड़ लेते हैं, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 4 5 9 9 और 7 16 हो रहा है, ठीक है। इधर देखेंगे 7 का 7 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 हो रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 21 और 16 ये होता है आपके 37, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। वही लॉजिक यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग, तो 2 5 7 और 3 10 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 7 6 13, 13 3 16 हो रहा है, तो इस 16 और 10 को जोड़ेंगे तो 26 हो रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं अंकों को, 3 3 6 और 7 13 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 4 10 1 11 11, और यहाँ पे ये 13 11 13 कितना होता है, 24 होता है, और 24 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कि एक कूट भाषा में यहाँ पे लिखा गया है आपके 54,831 को जो है यहाँ पे कुडित किया गया है। तो इसी कुट भाषा में आप लोगों को 86,274 को जो है हम लोग किस प्रकार लिखेंगे। चलिएगा, ये जो है आप लोगों को टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को रखना है, ठीक है। जो भी आपके प्रश्न सामने आ रहा है इसका उत्तर बताइए, जैसे चौथा का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, इस तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में कोई आपको बताने वाला नहीं होगा, तो प्रेस्टिक आपको यहाँ पर ही करना पड़ेगा सही उत्तर का, ठीक है। तो पहले देखिए, इस तरीके के प्रश्नों को अगर आप लिख लेते हैं तो बेहतर जो है आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 3 9 2 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 6 से +1 करके लिखा है, 5 से +1 करके 6 लिखा है, 4 से देखेंगे तो 3 लिखा है मतलब -1, 8 से 9 लिखा है मतलब +1, 3 से 2 लिखा है मतलब -1,
1 से 2 लिखा है मतलब +1। अगर आप देखेंगे तो एक बार +1 किया है, एक बार -1 किया है, एक बार +1 किया है, तो हम भी वही लॉजिक लगा देंगे। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 से स्टार्ट होना चाहिए, 6 से 1 माइनस होगा तो 5 हो जाएगा, इसमें भी है। 2 से +1 होगा 3 होगा, यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। हमें एक बार प्लस और एक बार माइनस करना था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न आपके क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। अब जो है आप लोगों को वेन डायग्राम के प्रश्न आ चुके हैं और ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, तो बेहतर तरीके से इस प्रश्न को समझ लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। लिखा है विश्व, एशिया और नेपाल के बीच वेन डायग्राम बनाइए। क्या क्या है आपके पास, विश्व है, एशिया है और नेपाल है, इसके बीच जो है आपके वेन डायग्राम बनने चाहिए। चलिएगा बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। सभी लोगों को जो है यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि क्या होने वाला है। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले पहले वाले का वेन डायग्राम बना लीजिए। ये हो गया विश्व। विश्व के अंदर कौन सा आता है, एशिया महाद्वीप आता है और एशिया में जो है आप लोग जानते हैं कि एशिया में भी आप लोगों के नेपाल है, भारत है, जापान है, चीन है, इस तरीके के जितने भी देश है ये सभी इधर के एशिया में ही पढ़ते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर बी के साथ इस प्रश्न को जाना था और आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। छठा नंबर कह रहा है कि यदि फादर को 7 और जो है डाउटर को 9 तो जो है डिस्टेंट को जो है क्या लिखा जाएगा, ये अब जो है आप लोगों को बताना है। स्टार कर लीजिएगा इस प्रश्न को और D2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में फंसने वाले हैं, जो भी मेरे दोस्त आरपीएफ के एग्जाम हॉल देने जाने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को ऐसे प्रश्नों को कभी भी गलती नहीं करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि अगर हम देखेंगे फादर का कोड, यहाँ पे देखिएगा तो कितना लिखा है 1 2 3 4 5 6। फादर में कितने कोड लिखे हैं 6 और यहाँ पे कितना लिख रहा है +1 करके 7। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे यहाँ पे डाउटर 1 2 3 4 5 6 7 8। डाउटर का कोड 8 दिया है परंतु यहाँ पे 1 जोड़ के 9 कर दिया है। ठीक है, तो अब जो है सेम टू सेम लॉजिक हम लोगों को भी लगा देना है यहाँ पे। और यहाँ पे दिया क्या है ये देख लीजिए आप लोग। तो DI 2 हो गया, 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे हो रहा है। इसमें डिस्टेंट में जो है आप लोग के कोड तो 1 जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आपको मिलेगा और आप देखेंगे कि 35 में से कुछ ऐसे प्रश्न होंगे कि जो है आप लोग देखते ही सॉल्व कर देंगे और लमसम आपके 10 प्रश्न ऐसा होगा जो परेशानी में डालने वाला है। ठीक है, तो उन 10 प्रश्नों को किस तरीके से करना है यही आप लोगों को सोचना है और डेली क्लास में आना है, तैयारी को मजबूत बनाना है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। अब चलिएगा 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास और ये 10 सेकंड आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इस तरीके के प्रश्नों को करते क्या है कि अब तो इसमें जो है आप लोगों के कोई भी लॉजिक नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इसको आपको खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे पहले ऑप्शन को हम देखते हैं और पहले ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारे ही ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, माइनस और भागा और प्लस को चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको भागा दिखे वहाँ पे प्लस, जहाँ पे प्लस दिखे वहाँ पे आपको भागा कर देना है। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए। 5 से जो है 20 में भाग दीजिए, कितना आएगा आपके पास 4 आ जाएगा। गुणा है तो गुणे, 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस 3 माइनस 1 कर लीजिए। ठीक है, अब जो है इसके बाद आप सॉल्व कीजिए। 3 चौका हो जाएगा 12, 12 में 3 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए। 12 3 15, 15 में से 1 घटाएंगे 14 और 14 ही आप लोगों को यहाँ पे लाना था जो कि ऑप्शन नंबर ए से आया है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
बेहतर है आप लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को क्या करना है कि जो है तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण जो है रूप से व्यवस्थित करना है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इसको जो है जब हम लोग व्यवस्थित करेंगे तो क्या आएगा। पहले वेतन होगा, भर्ती होगा, कि शिक्षा होगा, कि पदोन्नति होगा, कि विद्यालय होगा, कि रोजगार होगा। अब इसमें इसको जो है सबसे पहले कौन होता है उसी के आधार पे हम लोग इसको क्रम वाइज सजाएंगे। तो अगर आप अच्छे तरीके से देखते हैं तो सबसे पहले आपको तो विद्यालय जाना पड़ेगा, ठीक है। विद्यालय जाने के बाद से आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। शिक्षा मिलने के बाद से हम क्या करेंगे, भर्ती होंगे, ठीक है। किसी भी काम के लिए शिक्षा करने के बाद ही भर्ती होंगे। भर्ती होने के बाद से हमारे पास क्या हो जाएगा, भर्ती होने के बाद से हमारे पास रोजगार हो जाएगा। रोजगार के बाद से क्या मिलेगा, हमको वेतन मिलेगा। और वेतन के बाद से हम क्या करेंगे कि अपना जो है उन्नति करेंगे, ठीक है। जब पैसा कमाएंगे तो ही उन्नति होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कि ये कहाँ पे दिख रहा है। तो आपको जो है लास्ट में 14 पकड़ना था। आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बताने की कोशिश करेंगे कि उस विकल्प का संबंध बताना है हम लोगों को कि जो पहले शब्द का संबंध दूसरे से है, दूसरे शब्द का तीसरे से है। मतलब पहले का संबंध दूसरा से हो गया तो तीसरे का संबंध हम लोगों को बताना है चौथे वाले का। यहाँ पे कौन से उत्तर सही होने वाले हैं। अब ये एनालॉजी का प्रश्न है, आपके पास 10 सेकंड इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। परंतु 10 सेकंड आपको दिया जाता है। जो भी मेरे दोस्त 9वें प्रश्न का उत्तर बताना है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो ही आपकी कितनी तैयारी है ये आप लोगों को पता चलेगा। तो अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर देखेंगे तो हरा जो है क्या है, रंग है, ठीक है। तो क्रिकेट क्या है, तो ये तो आप लोगों को पहले से मालूम है, क्रिकेट एक प्रकार का खेल है। तो गेम जो है क्रिकेट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हमको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में आगे आएगी। उस विकल्प का हम लोगों को चयन करना है जो दिया गया श्रृंखला है इसमें आगे आने वाला है, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे जो है इस खाली वाले बॉक्स में कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतर है, बहुत ही बेहतर प्रश्न है और आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है। ये सारे ही सारे प्रश्न किसी न किसी आपको दिन देखने को मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर आप लोग बेहतर तरीके से देखेंगे तो इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देगा। थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करेगा परंतु टाइप यही रहेगा 100%। और जीके तो D2 फंसेंगे आप लोग। जीके के क्लास को अच्छे तरीके से देखते रहिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, आप देखिएगा भी, और यहाँ पे भी आपके भी है परंतु एक लाइन और बढ़ गया है इसमें। यहाँ पे भी देखिएगा आपके भी है और ये लाइन यहाँ पे था, फिर एक लाइन ऊपर चला गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये तो आप लोगों के इस तरीके से तो होना ही है और एक लाइन और नीचे की तरफ हम बढ़ा देंगे। तो नीचे की तरफ किस में है ये अब आप लोगों को देखना है। यहाँ पे तो नीचे से स्टार्ट किया, ये बिल्कुल गलत। ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये गलत। ये नीचे से स्टार्ट किया है, ये भी गलत। ये देखिए आप लोगों के बिल्कुल यहाँ पे इसी तरीके से फिगर बनाया गया है। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और अच्छे तरीके से बताना है आपको कि ए और बी सी के भाई हैं। सी का भाई कौन है, ए और बी। ए और बी कौन है, सी का भाई है, ठीक है। सी का भाई है, यहाँ पे सी के भाई हैं। यहाँ पे प्लस हटा दीजिए, यहाँ पे इस तरीके से रखिए और ये भाई है तो दोनों पे प्लस दे दीजिए। अब कह रहा है बी जो है डी और ई की पुत्र है। बी जो है डी और ई की ई का पुत्र है। बी जो है बी डी और
ई का जो है पुत्र है, ठीक है। इन दोनों के पुत्र कौन है? बी है। अब कह रहा है कि डी जो है एफ की पुत्री है। डी कौन है? एफ की पुत्री। अब ये डी जो है एफ की पुत्री है। एफ की पुत्री, अगर एफ यहाँ पे है तो इसकी पुत्री ये है। पुत्री मतलब ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये पति पत्नी होगा, ठीक है। अब कह रहा है पी जो है ई का ससुर है। पी कौन है? ई का ससुर। ई का ससुर मतलब, ससुर मतलब क्या होगा कि यहाँ पे पी जो है ई का ससुर है। पी पी जो है पी ई का ई का ससुर है। ई का ससुर यानी कि, अब बोला क्या गया है कि पी जो है ई का ससुर है, यानी कि यहाँ पे एफ जो है इसके और पी के शादी होंगे, तो ये ससुर मतलब इसको प्लस रखिएगा, इसको माइनस। क्यू जो है एफ का पुत्र है। क्यू कौन है? एफ का पुत्र। एफ का पुत्र कौन है? क्यू। इसका एक पुत्र है कौन? क्यूब है, ठीक है। अब कह रहा है ए का पी से क्या संबंध है? ए जो है पी का कौन लगेगा? ए का पी से, तो पी से देखिए ये है इसका बेटा। ये आप लोगों के देख रहा होगा कि ये जो है इसका बेटा है क्यूब, और ई भी ये इसका बेटा है, क्योंकि ये जब इसका ससुर है, ये तो बेटा नहीं है, ये इसका दामाद है, ठीक है। दामाद है, और दामाद का ये कौन है? ये तीनों ही लड़के हैं, ठीक है। ये इसके बेटा है और ये इसकी बेटी है, और बेटी का ये कौन है? पति है, ठीक है, ई। तो ये कौन हो गया? इन सब का दामाद हो गया। दामाद के लड़के क्या लगते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे तो ए जो है प्लस है, तो ये प्लस वाला साइन आएगा। पुत्री तो होगा नहीं, नातिन तो होगा नहीं, पुत्र होगा, पिता होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात ये है, ये बोला है कि ए का पी से क्या संबंध है? पी से ए कौन? पी का ए कौन लगता है? तो यहाँ पे तो आप लोग देखेंगे तो ए का साइन क्या है? ए का साइन भी ए और बी सी के भाई है। सी के भाई हैं, सी के भाई हैं ये दोनों। तो यहाँ पे नातिन सन होना चाहिए, यहाँ पे नातिन जो लिखा गया है यही होगा, नतनी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भाई लिखा गया था ना। ये दोनों ही भाई हैं, तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक श्रृंखला आप लापता के साथ एक शब्द दी गई है। दी गई विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। तो श्रृंखला को पूरा करने वाला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 माइनस किया है, क्योंकि ये 10 पे होता है, ये आपके 6 पे होता है, तो 4 माइनस किया है ना। 6 से यहाँ पे देखिएगा 4, फिर माइनस करके 2 लिखा है, फिर 4 माइनस किया है, तो यहाँ पे भी हम 4 माइनस करेंगे तो ये होता है 24। 24 में से 4 माइनस करेंगे 20 पे होता है टी। अब टी से जो है आपके उत्तर बनेंगे। अब देखिए जी से सी लिखा है, 4 माइनस करके फिर 4, फिर 4, फिर 4 कर दीजिए, ये 21 में से 4 जाएगा 17। 17 पे होता है क्यूब, तो आपके जो है टी क्यू जो है राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, और ये प्रश्न आप लोगों को देखिए क्या लिखा है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं? आयताकार जो है आपको संख्या बताना है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को पिन करना है कि इस प्रश्न का, फिगर काउंटिंग से प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया है कि हर क्लास में दूंगा, तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों की ओर, क्योंकि जीके बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जीके के प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। आज का जीके का जो है प्रश्न आप लोगों के 26 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 25 ठो में हम लोगों ने पिछले वाली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया भी है, ठीक है। तो 25 ठो प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर पिछले वाले क्लास को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा आज का पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित है? केरल राज्य में कौन सी झील पड़ती है, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो इसमें अगर देखेंगे तो वेम्बनाड जो है झील, यही केरल में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है फटाफट से प्रश्नों को देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस गुप्त शासक ने रखी थी? नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस गुप्त शासक ने रखी थी, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे तो कुमार गुप्त प्रथम जो थे इन्होंने ही रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए रखा है तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है?
बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे तो ये जो है आप लोग के उत्तर बनेगा गोल गुम्बज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अजी लामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। अजी लामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी का जो है सहायक नदी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे तो चंबल जो है आपको याद रखना है यमुना नदी की जो है सहायक नदी होती है। तो यहाँ से जो है आपके ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अंटल चेम्बल अंटल चेम्बल किताब किसने लिखी थी। अब ये बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि इससे भी रिलेटेड आपके प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछता है। ठीक है, बुक्स और राइटर के नाम आपको अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। तो ये आपके मुल्क राज आनंद ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की जो है शुरुआत किस वर्ष में होती है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे तो सबका उत्तर आएगा कि ये 2020-21 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था। तो भौतिकी में नोबेल प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति आप लोगों से जब भी पूछा जाए तो बताना है विल्हेम कॉनराड राइंटगन। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे नाम किस तरीके से है, ये विदेशी लोग हैं। कह रहा है सिडनी ओपेरा हाउस के जो है शिल्पकार कौन है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग तो आपको उत्तर बताना है जॉर्नर अटजन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि इगास महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। इगास महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो आपके उत्तर बनेगा उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है कि कौन जो है आगरा शहर के संस्थापक थे। आगरा शहर को बसाने वाला कौन था, ये आप लोगों को बताना है। तो सिकंदर लोदी था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक में भारत के अस्थायी और जो है परिचालन अनुसंधान केंद्र है। तो आपके उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा कि भारती और जो है मैत्री। ठीक है, भारती और मैत्री आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि आप अपने मोबाइल फोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तब जो है रिंगटोन की आवृत्ति, तो रिंगटोन की आवृत्ति क्या हो जाएगी, समान रहती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। कौन होते हैं, हीलियम होते हैं, बेरियम होते हैं, कौन होता है, लिथियम होता है। तो आपको बताना है ये जो है हीलियम के जो है द्विआवेशित आयन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। सबसे प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व है। सबसे प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व कौन है। तो आपके उत्तर बनेंगे जो है CS है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित पहला सैन्य संचार उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था। तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे ये जो है रुक्मिणी है। ठीक है, रुक्मिणी आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि 16वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका कौन, तो पुर्तगाली मिशन था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है
कि गांधी इरविन संधि में मध्य स्थल की भूमिका किसने निभाई? तो आपके जो है उत्तर आएंगे कि तेज बहादुर सप्रू। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि T20 क्रिकेट में 500 जो है छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो है आप लोगों के हिटमैन शर्मा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा क्या है बताने की कोशिश करेंगे, मैंने ये क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, रियाल है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की जो है राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन जो है पल्लवों की राजधानी थी? तो आपके उत्तर आएंगे कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? उपन्यास द व्हाइट टाइगर, इसके लेखक कौन है? तो अरविंद अडीग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कौन सा जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो ये आपका उत्तर बनेगा ज्वार, पवन और जो है सौर्य ऊर्जा। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शाओमी के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहक का नाम क्या है? शाओमी के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहक के नाम क्या है? तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है यस U7 है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पेमा यांगसंग मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग के जितने भी प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है। अब जो बचे हुए प्रश्न हम लोग अगले क्लास में करेंगे, तो आप लोग जरूर आइएगा, इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को बेहतर से बेहतर हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो ये आप लोगों का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।